अब ऐसा है कि लास्ट टाइम हमने मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स पढ़ने के बाद एटॉमिक नंबर और फिर एटॉमिक नंबर की मदद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस्तेमाल किया और आपको एक रफ लॉजिक बताई पीरियोडिक टेबल के बनाने की। और देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारा टेबल बना ही डाला हमने। तो अब सारी कहानी इस बुनियाद पर है कि किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन किस अंदाज से ख़त्म होती है, यानी उसके लास्ट ऑर्बिट की सूरत हाल क्या है। तो अब चूंकि कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त हम एसपीडीएफ यानी सब शेल इस्तेमाल करते हैं और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें 4 ही सब शेल आ सकते हैं। अभी तक कोई ऐसा एलिमेंट नहीं आया जिसमें जी या एच या आई सब शेल की ज़रूरत पड़े। तो ये 4 सब शेल हैं एसपीडीएफ। तो अब आंखें बंद करके आप किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, या तो वो एस पर ख़त्म होगी या पी पर होगी या डी पर या एफ पर। दीज आर 4 पॉसिबिलिटीज। इस बुनियाद पर हमने पूरे पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स बना दिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। कि किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन किस सब शेल पर ख़त्म हो रही है। और फिर हर ब्लॉक में हमने कहा कि हमने वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप्स बनाए हुए हैं, इस बुनियाद पे कि एग्जैक्टली कॉन्फ़िगरेशन किस तरह ख़त्म हो रही है। तो आपको याद है लास्ट टाइम यही बात हुई थी। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनकी कॉन्फ़िगरेशन S1 पर ख़त्म होगी वो उनका एक ग्रुप होगा, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन S2 पे ख़त्म होगी उनका दूसरा ग्रुप होगा। अब S3 तो हो नहीं सकता है क्योंकि S में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए ये S1 और S2 वाले एलिमेंट्स का कलेक्टिव ग्रुप जो है ये कहलाएगा एस ब्लॉक। फिर इसी तरह पी में 6 टाइप के ग्रुप्स होंगे जिनकी कॉन्फ़िगरेशन रिस्पेक्टिवली P1, P2, P3, P4, P5 और P6 होगी और कलेक्टिवली पूरा P ब्लॉक कहलाएगा। डी में ऐसे 10 ग्रुप होंगे, D1 से लेके D10 तक, और F में 14 होंगे, F1 से लेके F14 तक। ये है वो स्केच जो हमारे दिमाग में आया है और हम इसे अब एक पर्टिकुलर पैटर्न के साथ अरेंज करके आपको बताएंगे और वो अब पढ़ाना है हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जिसे हम कहते हैं। तो अब ये सारी बात यूं होगी कि अभी तक समझाने के लिए मैंने सब कुछ किया था, अब इसे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज तरीके से लिख भी लेते हैं। जब हमें पता चला कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में माशाल्लाह से इतनी सारी कामयाबियों के बाद 5-6 बहुत मेजर किस्म के ड्रॉबैक्स आए, तो जाहिर सी बात है उसके सवालात हासिल के जवाब हासिल करने के लिए काम शुरू हुआ। मेंडलीव की लाइफ में तो पॉसिबल नहीं हो सका, लेकिन उसके मरने के 6 साल के बाद 1913 में, आपने फर्स्ट ईयर में वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, एक्सरेज की मदद से मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। जाहिर सी बात है वो डिस्कवरी सेकेंड ईयर के सिलेबस में नहीं है, वो फर्स्ट ईयर में थी, यहाँ पे उसके बाद की बात है। जैसे ही एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ, मोज़ले को ये एहसास हुआ कि ये प्रॉपर्टी पीरियोडिक टेबल को ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है और हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में मौजूद काफ़ी सारी मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। तो उसने सबसे पहला काम ये किया कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को रिप्लेस किया विद अनदर लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को रिप्लेस किया बाय अनदर लॉ जो कहलाया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो अब उसने कहा कि हमारा पीरियोडिक टेबल जो नया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनेगा, इट वुड नॉट बी बेस्ड अपॉन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इट शुड बी बेस्ड अपॉन अ न्यू लॉ विच इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और उसमें क्या है उसकी स्टेटमेंट, properties of elements are periodic function of their atomic number and not
their atomic mass। तो सिर्फ मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में से एक लफ्ज रिप्लेस कर दिया उन्होंने, बजाय इसके कि एटॉमिक मास होता, दे सिंपली सेड नो, एटॉमिक नंबर शुड बी द क्राइटेरिया। तो अब हमारे सामने सीधी सी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ गया। अच्छा, अब ये बात अभी तो पढ़ने में बड़ी आसान लग रही है, साल के आखिर तक जरा बच्चे इतनी सारी और चीजें पढ़ चुके होते हैं ना, तो कभी कभी भूल जाते हैं। तो याद रहेगा, जब मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ होगा तो उसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। इस बेचारे ने जो कुछ भी किया एटॉमिक मास की मदद से किया, और अब जो कुछ हम करेंगे वो एटॉमिक नंबर की मदद से करेंगे, तो ये नहीं भूलना है। तो इस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने से तो ऐसा तासुर मिल रहा है कि बस और कुछ मत करो, बस एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर ले लीजिए, सब सही हो जाएगा। लेकिन जब हमने तफसीलात पढ़ी थी तो हमें अंदाजा हुआ था सब नहीं सही हुआ था, कुछ बातें सही हुई थी। जब ये क्वेश्चन खास तौर पर आया कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी बताइए, तो हमें एटॉमिक नंबर ने कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं बताई थी, बल्कि एटॉमिक नंबर की मदद से हम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, और असल में वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी जिसने सारा मसला हल किया है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही, और ये 3 से 4 साल में ही, जैसे ही मोज़ले ने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया था, विद इन 3 to 4 ईयर्स जो डेवलपमेंट हुई एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उसमें ये सब चीज़ें सामने आ गई कि एटम में ऑर्बिट, ऑर्बिट सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ें हमें पता चल गई थी। तो फौरन ही मोज़ले ने ही अपने पीरियोडिक लॉ को थोड़ा सा, यानी उसकी स्टेटमेंट को रीफ्रेज कर दिया, थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी इनपुट डाल दिया। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की पुरानी या पहली स्टेटमेंट है, और अब हम आपको बता रहे हैं कि विद द development of atomic structure, modern periodic law can be restated as. So with the development of atomic structure, modern periodic law can be restated as. तो यही स्टेटमेंट को एक और तरीके से हमने कहा कि हम बयान कर सकते हैं, और वो एक और तरीका क्या है? फिजिकल and chemical properties of elements are function of their atomic electronic configuration, which varies periodically with rise in atomic number। अब अगर इस स्टेटमेंट को आप देखिए, इसका एक एक लफ्ज बड़ा कीमती है, क्योंकि ये लफ्ज हमें बताएगा बहुत सारी बातों के जवाब।
मिसाल के तौर पर पहली दफा हमने लफ्ज प्रॉपर्टीज की जगह फिजिकल और केमिकल दोनों अलग अलग लिखा है। गोया अब हम जरा खुलकर बताना चाहते हैं कि एक एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो। तो अब जरा जुमला देखेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो नो पीरियोडिक, कहीं नहीं लिखा पीरियोडिक, मैंने सिर्फ लिखा है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ यहाँ तक पढ़ते हैं, अभी आखिरी दो लाइनें नहीं पढ़ते। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे उनका ताल्लुक फिजिकल से हो या केमिकल से हो, वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन का फंक्शन है। का मतलब कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। मैंने आपसे कहा था सिंपल लफ्ज फंक्शन का मतलब है डिपेंडेंस। तो अब इसका आसान अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ, एक एलिमेंट की तमाम फिजिकल और तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। एक स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब मैंने भी आपसे कहा था, थोड़ा सा बात को अगर समझने की कोशिश करें, केमिकल रिएक्शंस का ताल्लुक है, केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक है केमिकल रिएक्शन से। और केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस के साथ मिलकर नए सब्सटेंस बनाता है, और इस प्रोसेस में हमेशा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड मेक होते हैं। और कौन सा हिस्सा एटम का बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है, दैट इज ऑलवेज द लास्ट ऑर्बिट। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज़ें इसलिए डिपेंड करती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है कि एक एलिमेंट का लास्ट ऑर्बिट क्या सिचुएशन रखता है, कितने इलेक्ट्रॉन उसमें हैं, कितने की जगह खाली है, व्हाटसोएवर। शायद मैं पूरी केमिस्ट्री में यही पढ़ना है, वो बाद में पढ़ते रहेंगे। इसी तरह फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक इस चीज से है कि व्हाट इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द सब्सटेंस, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो इसका ताल्लुक किस बात से था, इसका ताल्लुक भी इसी बात से था, अगर फर्स्ट ईयर याद करें, कि एक सब्सटेंस जिन भी पार्टिकल से मिलके बना है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, तो उन पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स होती है, अगर वो स्ट्रांग होगी तो वो सब्सटेंस सॉलिड बनेगा, अगर वो इंटरमीडिएट होगी तो लिक्विड बनेगा, और अगर वो बहुत ही कमजोर होगी तो वो गैस बनेगा। ये जो फोर्सेस होती हैं पार्टिकल्स के दरमियान, इनका भी ताल्लुक एटम के लास्ट ऑर्बिट से होता है। तो एटम के लास्ट ऑर्बिट का ताल्लुक फिजिकल केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज से हो गया। तफसीलात अभी आगे आएंगी मैं, और उसमें भी एक ट्रिक भी बता दूंगा। लेकिन फिलहाल हिसाब ये हो गया कि अच्छा जी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ये सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो फिर तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह है, ये एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे अगर फर्ज कर लीजिए, छोटे बच्चे होते हैं ना, बड़े शरीर होते हैं, तो उनको जब वो छोटे होते हैं हम उनको टेडी बियर जरूर देते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, हो सकता है वो आप ही हो बच्चे, कि उसके पास एक टेडी बियर है, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा। तो टेडी बियर को रोज नहलाए और फिर उसे नहीं छोड़ेगा भी। जितना जुल्म बच्चा टेडी बियर पे करता होता तो फिरौन ने भी अपनी कौम पे नहीं किया होगा। अब एक बच्चे ने तो हद कर दी भाई, उसने अपने टेडी बियर को अपनी साइकिल के टायर के साथ बांध दिया। भाई उसको अपने साथ बिठाता था, वो गिर जाता था, तो वो ज़हीन बच्चा था, उसने एक रस्सी से उसकी गर्दन बांध दी और रस्सी का दूसरा हिस्सा पिछले टायर के साथ बांध दिया। इमेजिन कीजिए कि ये सिचुएशन है, साइकिल के पिछले टायर के साथ रस्सी के जरिए एक टेडी बियर बंधा हुआ है। अब बच्चा साइकिल चलाएगा, जहां जहां साइकिल जाएगी जाहिर सी बात है टेडी बियर भी उछलता कूदता बेचारा, कभी उसका सरजमीन पर टकराएगा, कुछ भी होगा, वो भी साथ साथ जाएगा क्योंकि वो तो साइकिल से बंधा हुआ है। तो आपकी स्टेटमेंट होगी कि द मूवमेंट ऑफ टेडी बियर इज अ फंक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ साइकिल। टेडी बियर की मूवमेंट साइकिल की मूवमेंट पर डिपेंड करती है, खुद से कुछ नहीं कर सकता टेडी बियर। साइकिल रुक जाएगी, टेडी बियर रुक जाएगा। साइकिल स्ट्रेट लाइन में चलेगी, टेडी बियर स्ट्रेट लाइन में चलेगा। साइकिल
टेडी बियर टेडी बियर वो वही करेगा जो साइकिल करेगी। यहाँ भी वही कह रहे हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज खुद से कुछ नहीं बन रही हैं, जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वैसी उनकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो अब आपने लिखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिछली क्लासों में, मैं आपके सामने ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं जिसका एटॉमिक नंबर 32 था। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2। ठीक है ना, एक ऐसी मैंने रैंडमली एक एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अगर आपके पास आपकी की हुई वो सब कॉन्फ़िगरेशन सब निकाल कर देख लें, आपको क्या चीज नजर आएगी? कॉन्फ़िगरेशन में रिपीटिशन हो रही है, कॉन्फ़िगरेशन में रिपीटिशन हो रही है। एस देखिए किस तरह अपने आप को रिपीट कर रहा है। मैंने इस छोटी सी 32 एटॉमिक नंबर वाली कॉन्फ़िगरेशन में आप देखिए 4 दफा एस आ गया है, और अगर पी देखेंगे तो 3 दफा पी भी आ गया है। थोड़े से ज्यादा नंबर वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो डी भी रिपीट होगा, और एफ तो खैर अभी तक आया नहीं लेकिन वो भी रिपीट होगा। इसका मतलब है कॉन्फ़िगरेशन इस अंदाज का कैरेक्टर रखती है कि उसके अंदर जो फीचर्स हैं एसपीडीएफ वो एक खास अंदाज से एक खास गैप के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। एस 7 दफा आएगा अगर मैं फर्ज कर लें 92 एलिमेंट वाले की कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं। इसी तरह पी कम से कम 6 दफा आएगा। तो आपको क्या मैसेज मिला कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर को बढ़ाने से अपने आप को किस तरह तब्दील करती है? पीरियोडिक अंदाज से तब्दील करती है। उसमें एक ही कैरेक्टर कुछ कुछ देर के बाद रिपीट होता है। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगी वही एलिमेंट को करना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने आप को पीरियोडिक अंदाज से चेंज करती है तो एलिमेंट की प्रॉपर्टी भी पीरियोडिक अंदाज से चेंज होनी चाहिए। ये है मेन नुक्ता। अगर हम ये मानते हैं, और हमें मानना पड़ेगा, साबित शुदा है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टी चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो, दे आर दी फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। इसका मतलब है जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद को बदलेगी, प्रॉपर्टीज को भी अपने आप को उसी तरीके से बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं। और हमने कॉन्फ़िगरेशन इतने सारे एलिमेंट्स की लिख कर देख लिया, कॉन्फ़िगरेशन किस अंदाज से खुद को चेंज करती है? हमेशा पीरियोडिक अंदाज से। तो फिर जो जो चीजें कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेंगी सब पीरियोडिक हो जाएंगी। तो सारी फिजिकल एंड सारी केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की पीरियोडिक हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये जो स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखी है, इस स्टेटमेंट की सबसे अहम बात ये है कि ये है सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, और यही स्टेटमेंट कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी एक्सप्लेन करती है। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं दिस स्टेटमेंट ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये स्टेटमेंट कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी है। इस तरह अब जो कुछ हमने अभी लिखा है इससे हमें दो चीजों के जवाब मिल रहे हैं। इम्तिहान में सवाल आ जाए गिव द स्टेटमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, तो सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसकी स्टेटमेंट लिखिए। तो उसूली तौर पर हमें दोनों स्टेटमेंट्स लिखनी चाहिए। अगर फर्ज कर लें कोई बच्चा ये चाहता है कि नहीं दोनों मैं तो एक लिखूंगा, तो फिर सेकंड वन इज द एक्चुअल वन एंड द बेस्ट वन, यानी जो इस वक्त आपको नजर आ रही है, फिर ये लिखिए, या तो दोनों लिखें या फिर सिर्फ ये लिखें। और इसी स्टेटमेंट का एक फायदा ये है कि अगर एग्जाम में कभी ये पूछा जाए हाउ कैन यू एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, आप कैसे बताएंगे कि एलिमेंट्स पीरियोडिसिटी क्यों करते हैं, तो भी यही स्टेटमेंट लिखेंगे। ये स्टेटमेंट सीधा सीधा इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि एलिमेंट्स पीरियोडिक क्यों हैं। चूंकि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनकी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है, और कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर के साथ साथ खुद को पीरियोडिक अंदाज से बदलती है, इसलिए हर वो चीज जो एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगी वो भी पीरियोडिक होगी। तो ये सिंपल स्टेटमेंट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी।
और अगर आपको याद आ जाए तो जब आप ये जुमला पढ़ रहे थे ड्रॉबैक्स में मेंडलीव के आखिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी नहीं समझा सका, तो मैंने उस वक्त एक जुमला कहा था कि हम आपको बताएंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, और जब हम आपको ये बताएंगे तो फिर पीरियोडिक टेबल मैं और आप मिलकर बना लेंगे, फिर हमें ये सोचना भी नहीं पड़ेगा कि असली टेबल कैसे और क्यों बना, फिर तो ये हर एक बच्चा आराम से खुद बना लेगा, तो जरूरत ही नहीं किसी से पूछने की। तो वो हम इससे पहले ही माशाल्लाह एक स्केच तो बना ही चुके हैं। अब सिर्फ इशू ये है कि आपने हमें बता दिया ओके कॉन्फ़िगरेशन के एतबार से एलिमेंट्स को हम पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते हैं, और चूंकि कॉन्फ़िगरेशन हमें 4 तरह का फीचर्स दे रही है, एक एस, एक पी, एक डी एंड एफ, तो एलिमेंट्स के 4 ब्लॉक्स बनेंगे। हर ब्लॉक में एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले एलिमेंट्स को जगह दी जाएगी। अब सिर्फ हमें एलिमेंट्स का नक्शा बनाना है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक हैं। ये ब्लॉक एक दूसरे के साथ किस तरह अटैच हों, क्या डिज़ाइन बने, तो आपकी इत्तला के लिए कम से कम 25 से 30 डिज़ाइंस पीरियोडिक टेबल के हम इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप अपनी किताब से बाहर आ जाएं और किताबें पढ़ें या नेट पर जाएं तो आपको नए नए डिज़ाइन मिलेंगे। और अभी पिछले ही दिनों एक बड़ा ज़बरदस्त भयानक किस्म का डिज़ाइन आया है, वो तो भी मेरे खुद समझ में नहीं आया क्या बना दिया उन्होंने। बहरहाल बहुत सारे डिज़ाइन हैं, हर डिज़ाइन की थीम यही है कि एलिमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लेकिन अलग अलग डिज़ाइन के साथ। तो अब हम क्या करें? तो हमारे लिए इस मामले में बड़ी आसानी ये है कि किताब वाले कहते हैं कि जो आपकी सिलेबस की चीज़ है बस उससे आपको दिलचस्पी है। बाकी जनरल नॉलेज के लिए अपने तौर पर याद रखते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन स्ट्रिक्टली आपका हर सवाल और आपके सवालात के तमाम जवाब जितने भी हैं वो बेस करेंगे उस टेबल से जो बुक में है। अच्छा, अब जो बुक वाला डिज़ाइन है आउट ऑफ दोस 30 पीरियोडिक टेबल उनमें से एक है, लेकिन ये बात तय है कि हमने उसी डिज़ाइन को अपनी बुक में हिस्सा दिया है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है और जो सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ है। बाकी डिज़ाइंस अपने अजीबो-गरीब शक्ल की वजह से थोड़ा-सा हमारी आई कैच कर, लेकिन सबसे कम्फर्टेबल हम जिस डिज़ाइन पर रहते हैं, वही हमारे सिलेबस में है, और अब वही हमारा टॉपिक है। कम्स द फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ आवर सिलेबस। अभी तक जो चीज़ें आई मैंने आपसे ख़ास तौर पर कहा, शुरू में जब हमने डोब्रेनर और न्यूलैंड और लॉथरमेर के किस्से पढ़े थे तो दे वर वेरी माइनर थिंग्स। आता है उसमें से 1-1 2 नंबर का कोई चीज़ आ जाती है, लेकिन माइनर। फिर हमने जब डे मेंडलीव पढ़ा तो मैंने आपसे कहा ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आया हुआ है। लेकिन अब एक जो प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो अब हम शुरू कर रहे हैं, और वो है अबाउट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो टेबल की जो शक्ल दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है और जो हमारे सिलेबस में ना भी होती तो हमारी बला से ये हमारे सिलेबस वो कहलाती है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। स्पाइरल फॉर्म भी है और अजीब अजीब सी और भी पता नहीं कितने नाम भी दिए हुए हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मशहूर है। हम इसी को फॉलो करेंगे और इसी की सब बातें, ये इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि होता है बच्चे हैं कहीं से पढ़ते हैं और उसमें वो कुछ और देखते हैं तो एतराज़ करते हैं, सर आपने तो ऐसे बताया था, हमने पढ़ा ऐसे। तो ये याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल के डिज़ाइन भी और पीरियोडिक टेबल के जिन कहिए लेबलिंग भी, इन सब में थोड़ी-थोड़ी सी फ़र्क है। मिसाल के तौर पर ग्रुप के नंबर ही ले लें। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो आपकी किताब में है, उसमें ग्रुप की नंबरिंग जिस अंदाज़ से की गई है, वो बाकी पीरियोडिक टेबल्स वाले अंदाज़ से डिफरेंट हो सकता है। इसलिए आपको हरगिज़ भी किसी और को लिफ्ट नहीं करानी, माशाल्लाह सबके पास किताब होगी। इसलिए अगर मेरी किसी बात को क्रॉस कंफर्म भी करना पड़े तो अपनी किताब से ही कर लीजिएगा, तो आपको समझ आ जाएगी हम बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को डिफाइन कैसे करते हैं, ये है पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन अफबाउ प्रिंसिपल is called long form of periodic।
तो पता ही चला कि वो पीरियोडिक टेबल का डिजाइन जो अफबाउ प्रिंसिपल पर बेस करता है वो कहलाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक हो गई बात। और अफबाउ प्रिंसिपल तो हमने ये तो नहीं कह रहे फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो अभी भी हमने पढ़ा, इसीलिए तो मैंने वो सारी चीज रिवाइज कराई, क्योंकि पता था हमारी तो सारी कहानी उसी पे बेस करती है। अब एक बात को समझना है, हमें दो चीजें करनी है एक ही टॉपिक की, इसलिए ये ख्याल रखते हुए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल चूंकि इम्तिहान में आने वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें ये भी पता हो कि हमें इसके बारे में जब इम्तिहान में लिखना पड़ेगा, 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो हम किस तरह लिखें, तो वो लिखने का तरीका भी आना चाहिए, रट्टा जो है बहरहाल जो भी है वो भी आना चाहिए। प्लस हमें लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि इससे हमें डॉजिंग के एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। तो लॉजिक समझनी है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो अब आपके सामने मैंने लिखने का आगाज कर दिया इस 2 लाइन या 1.5 लाइन की डेफिनेशन से। अब इसके आगे हमें क्या लिखना है मैं बताऊंगा कि इससे आगे कैसे कंटिन्यू करना है, वो आप तब लिखेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि मैं लॉजिक एक्सप्लेन कर दूं। ठीक हो गई बात। तो अब आप जहन में रखेंगे कि यहाँ से आगे कैसे कंटिन्यू करना है ये हम आपको बताएंगे। लिखने का काम अलग, समझने का काम अलग। अब पहले समझाते हैं। तो हम में से हर एक को अफवाह प्रिंसिपल याद ही होगा, उसी से कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे। तो उस कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए हम आपके सामने ऐसे चार्ट बनाते थे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। अब तक हर दफा मैं GHIV बनाता था, लेकिन अब आपको याद है जब उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो अब मैंने मुख्तसर वाला काम किया है। अभी बात पूरी नहीं हुई। अफवाह प्रिंसिपल ने हमें खास तौर पर कहा कि आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए ये जितने भी सब शेल्स का आपने चार्ट बनाया है उसे इस तरह से अगर आप क्रॉस पैटर्न पे ले आए, जैसे रेड लाइन से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो आपको वो ऑर्डर मिलेगा जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स इन सब शेल्स को भरते हैं। ठीक है, ये भी पता है। जो नई बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यानी तमाम सब शेल्स एक ऑर्डर में लिखे हुए हैं और उसमें रेड कलर से हमने क्रॉस लाइनिंग दिखाई हुई है, ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। बड़ा मजा आता था जब हम क्लास में होते थे और मैं ये जुमला कहता था। अब जाहिर सी बात है शक्लें आपकी मैं नहीं देख पाता, इतने कम कम लोगों की एक साथ सारी क्लास में नहीं नजर आती ना। तो अब जब ईमानदारी की बात है, मैं आपकी तरफ से मैं ही जवाब दे देता हूँ। अगर हम में से किसी ने भी पीरियोडिक टेबल देखा है, बना होता है किताबों में, सबकी नजर पड़ती है, कम से कम ऐसा तो नहीं होता। और सर ने कह दिया है, अब यही असल बात है। ये नहीं कहना चाहिए कि यही है, बल्कि ये कहना चाहिए कि अगर आप ये खुद बना सकते हैं, जो कि मुझे यकीन है आप बना सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ये बनाना पड़ता है, तो फिर आप यकीन जानिए जो पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई देता है किताबों में, आप उसे बगैर देखे बना सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली ये चार्ट आपको पीरियोडिक टेबल में कन्वर्ट करवा दूंगा मैं। तो जिसने ये बना लिया उसने पीरियोडिक टेबल बना लिया। अच्छा, क्या हमें पीरियोडिक टेबल बनाना है सर? मैंने शुरू में भी आपसे कहा हरगिज भी नहीं, ना कोई रट्टे लगाने हैं। मैंने आपको बताना है पीरियोडिक टेबल बनाने की लॉजिक हमें आनी चाहिए ताकि हम उससे कॉन्सेप्चुअल जवाब दे सकें। लॉजिक का मतलब है कि ये जो भी डिजाइन है पीरियोडिक टेबल का, इसकी क्या बेस या क्या लॉजिक है कि हम खुद बगैर किसी की हेल्प के उसे बना सकें। हाँ, उसमें एलिमेंट्स नहीं भरने, किसी को रट्टे लगाने की जरूरत नहीं। हम हर एक एलिमेंट की जगह उसका एटॉमिक नंबर लिख देंगे। गिनती तो सबको आती है ना, 1 से लेके 118 तक।
तो कोई इशू नहीं है, वो तो कोई नहीं कहेगा याद कर लेते हैं, कल सर रिवाइज करके सुना देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हम यूं समझ लें हर एलिमेंट का एक नंबर ही से तो उसे अरेंज करना है। और आप इस चार्ट को जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसी से पीरियोडिक टेबल बनाएंगे हम। तो अगर ये चार्ट आपको बनाना आता है तो इसका मतलब आपको पीरियोडिक टेबल आता है। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल आता है तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और वो रट्टा है, फिर आपके लिए वो रट्टा भी नहीं रहेगा, बल्कि आप खुद उस डिस्क्रिप्शन को इसी चार्ट की मदद से खुद लिखेंगे। शायद एक आधी जगह पर आपको मेरी जरूरत पड़ जाए, वरना आप सारी डिटेल खुद लिख देंगे तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब है अगर ये टॉपिक समझ लिया तो इसके रट्टे भी नहीं लगाने पड़ते, वो लॉन्ग क्वेश्चन हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। इसके बहुत फायदे हो गए, एमसीक्यूज में भी आसानी हो जाएगी समझेंगे तो, और रट्टा भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को ये ज़बानी बनाना नहीं आता तो अब वो सीख लेगा नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, क्योंकि इसी से हम सब कुछ हम करेंगे। कैसे करेंगे, पीरियोडिक टेबल ये तो नहीं होता, कैसी बातें कर रहे हैं, इन सब बातों का मसला हल कर देंगे। ठीक है, तो जो कुछ हमने आज किया है, अगर आपने कॉपी नहीं भी किया है तो हम उसे आपके ग्रुप में आज शेयर कर देंगे, तो इसमें ये स्टेटमेंट्स वगैरह और ये चार्ट सब आ जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। तो अब कल हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, आपसे बात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।